भारत का संविधान 1950, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। प्राक्कथन या उद्देशिका या प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल। प्रस्तावना को उद्देशिका या प्राक्कथन भी कहते हैं। इसका मूल पाठ इस प्रकार है। भारत का संविधान। उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम प्रस्तावना अर्थात प्रिएम्बल, जिसे हिंदी में प्राक्कथन या उद्देशिका भी कहते हैं, के मूल पाठ को जान लेने के बाद इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर गौर करें जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, अर्थात जिस प्रकार अमेरिका यूएसए के संविधान की प्रस्तावना हम अमेरिका के लोग शब्दों से शुरू होती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी हम भारत के लोग जैसे जन संप्रभुताई उद्घोष से प्रारंभ होती है। नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कुल 4 शब्द, सार्थक शब्द 3 जोड़े गए। वे 4 शब्द हैं। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, नंबर 3 और नंबर 4 अखंडता। यहां ध्यान रखना है कि इनमें सार्थक शब्द 3 हैं। चौथा जोड़ा गया शब्द और एक संयोजक अव्यय है। चूंकि अखंडता शब्द एकता के बाद जोड़ा गया, इसलिए बीच में संयोजक शब्द और को लगाना पड़ा। अब ये शब्द किन स्थानों पर अंतः स्थापित हुए वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर अब है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य तथा नंबर 2 राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्य खंड बने। नंबर 3 प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। यह प्रश्न सर्वप्रथम 1960 में इनरे बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स के बाद में उठा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। पुनः यह प्रश्न 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में उठा। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अंग नहीं माना। यही प्रश्न एक बार फिर केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 के मामले में उठा। इसमें सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसके पश्चात ही इसमें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया जा सका। अब हम प्रस्तावना में प्रयुक्त कुछ गूढ़ परिभाषित शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या या अर्थ समझें। नंबर 1 प्रभुत्व संपन्न। इसका अंग्रेजी में अर्थ है सोवरेन है। अब प्रश्न है सोवरेन स्टेट अर्थात प्रभुत्व संपन्न राज्य किसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संप्रभुता अर्थात सोवरेंटी से क्या आशय है। इस प्रश्न का सीधा, स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तर है कि आंतरिक और बाह्य तथा विधिक और व्यवहारिक प्रत्येक दृष्टि से स्वतंत्र सत्ता को संप्रभु कहते हैं। इस अर्थ में भारत एक संप्रभु राज्य यानी देश है, क्योंकि यह हर प्रकार से स्वतंत्र है। इस पर किसी देश का कोई वर्चस्व या अधिकार नहीं है। यह अर्थात भारत हर प्रकार का निर्णय लेने तथा उसे कार्यान्वित करने के मामले में पूर्ण स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर है। अतः भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत देश के लिए इसी प्रकार के राज्य की परिकल्पना प्रस्तावना में व्यक्त की गई है। यहाँ यह भी प्रश्न उठ सकता है कि भारत की यह संप्रभुता किसमें निहित है, अर्थात राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में अथवा जनता में। इस प्रश्न का उत्तर है जनता में, अर्थात भारत एक संप्रभु राज्य है और भारत की संप्रभुता
जनता यानी पीपल में निहित है। नंबर 2, समाजवाद, सोशलिज्म। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह शब्द प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस शब्द की यद्यपि भारतीय संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि यह शब्द समाज और वाद 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें समाज का अर्थ है मानव जाति और वाद का अर्थ है विचार, अर्थात यह विचार जिसके केंद्र में समूची मानव जाति के कल्याण, उत्थान और हित की भावना निहित हो, उसे समाजवाद, सोशलिज्म कहते हैं। डॉक्टर एस नमारा बनाम भारत संघ के वाद अर्थात मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया था कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्गों और कामगारों के जीवन स्तर को उन्नत करना तथा उनके लिए जन्म से मृत्यु तक की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। इसका अर्थ आर्थिक समानता और आय के समान वितरण में निहित है। आज की समावेशी विकास की नीतियां इसी समाजवाद को अभिपुष्ट कर रही हैं। मूलाधिकार के भाग में अनुच्छेद 14 से 18 तक के प्रावधान भी इसी समाजवाद को व्यवहारिक स्वरूप देने के उद्देश्य पर समर्पित हैं। भाग 4 में वर्णित राज्यों के नीति निदेशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के भी अधिकांश प्रावधान इसी समाजवाद की स्थापना के लिए समर्पित हैं। इसी प्रस्तावना में ही आगे की पंक्ति में नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने का उद्देश्य व्यक्त किया गया है। भारत को जन कल्याणकारी राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट की संज्ञा दी जाती है, तो इसका भी मूल कारण यही है कि हमारा देश समाजवाद के प्रति समर्पित है। नंबर 3, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। यह शब्द भी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह धर्मनिरपेक्ष का पर्यायवाची है, फिर भी धर्म और पंथ में कुछ मौलिक अंतर हैं। वस्तुतः कोई व्यक्ति समाज या राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है कि कर्म ही धर्म है। फिर कोई राज्य कर्म विहीन कैसे हो सकता है? जबकि पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा, वो सभी पंथों के प्रति समभाव, समादर का भाव रखेगा तथा सभी पंथों को समान प्रोत्साहन देगा। पंथ पथ का पर्यायवाची है, बस अंतर यह है कि पथ भौतिक है और पंथ आध्यात्मिक है। पथ स्थूल है और पंथ सूक्ष्म। तात्पर्य यह है कि जैसे किसी भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को कोई भी वैध पथ अपनाने की छूट है, उसी प्रकार कोई आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई भी पंथ अपनाने की छूट होगी। राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही किसी के प्रति भेदभाव रखेगा, अपितु विभेद रहित होकर सभी धर्मों या पंथों के प्रति समभाव एवं समादर का भाव रखेगा तथा सभी को समान संरक्षण एवं प्रोत्साहन देगा। नंबर 4, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। इसका तात्पर्य है ऐसा तंत्र जो लोक अर्थात जनता के अधीन हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्राहम लिंकन के अनुसार डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अर्थात लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित सरकार होती है। स्पष्ट है कि वह व्यवस्था जो जनता द्वारा स्थापित हो और जनता के लिए हो, उसे ही लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक कहा जाएगा। इस व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि देश का शासन संचालित करते हैं तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर 5, गणराज्य यानी रिपब्लिक। गणराज्य का तात्पर्य है एक ऐसा राज्य जिसका शीर्ष पदाधिकारी अर्थात राज्याध्यक्ष, जो कि भारत में राष्ट्रपति है, भी जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से आएगा, न कि वंशानुगत होगा। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि शासन की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने के बावजूद ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां सत्ता या सरकार का शीर्ष व्यक्ति, जो कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, वंशानुगत होता है, न कि जनता द्वारा निर्वाचित। अर्थात वहां साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय वंश परंपरा के आधार पर सत्ता के शीर्ष पर हैं, जबकि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के जरिए प्रत्येक 5 वर्ष पर चुना जाता है। अतः भारत एक गणराज्य है। इंडिया इज ए रिपब्लिक।
भारतीय संविधान का भागशः अध्ययन। नोट: संविधान की प्रस्तावना के बाद अब हम भारतीय संविधान का भागशः अध्ययन करें। इस परिप्रेक्ष्य में हम ध्यान रखें कि भारतीय संविधान में यद्यपि कुल 22 भाग हैं, किंतु उनमें कुछ भाग प्रतियोगिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम कह सकते हैं कि भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार, भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा भाग 5 अर्थात संघ द यूनियन, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, कैग, सर्वोच्च न्यायालय आदि समाहित हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हैं। अतः इसका अध्ययन विशेष बारीकी, गहराई और विस्तार से किए जाने की आवश्यकता है। किंतु प्रतियोगिता के वर्तमान कठिन दौर में विशाल भीड़ को पीछे करने के लिए पूरे विषय का समग्र अध्ययन तथा स्पष्ट कॉन्सेप्ट बनाने की भी आवश्यकता है। अतः भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग का अध्ययन भी जरूरी है। इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए हम प्रत्येक भाग का विवरण यहाँ क्रमशः प्रस्तुत कर रहे हैं।